मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप क्लास 9th। वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें सेल का इंट्रोडक्शन, सेल थियरी, ये सब आपको बताया गया था। मतलब कोशिका क्या होती है और कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कोशिका के पीछे कही गई क्या क्या बातें थीं, कोशिका का पूरा परिचय इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे आज कोशिका के पार्ट 2 का, ठीक है। अब ये जानेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रारंभ में आई और पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाई। आप यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अभी मैं इसको बताता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो शुरू में आई लेकिन उसी सेल में ही पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ये इसकी तुलना में काफ़ी विकसित होती हैं। जैसे हम लोग के शरीर में तमाम अंग पाए जाते हैं ना, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में अंग बहुत कम पाए जा रहे हों और जितने पाए भी जा रहे हों वो बहुत अधिक विकसित ना हो, ठीक है। हाथ पैर बहुत छोटे हों, सही ढंग से काम न कर रहे हों, ठीक है। आँख नाक कान सब हो लेकिन जो है सही ढंग से काम न कर रहा हो। कुछ ऐसे भी अंग हों जो बिल्कुल है ही नहीं, जैसे फेफड़े हृदय मान लो है ही नहीं, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं एक आपको दोनों को कंपेरिजन करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लिया कुछ तो अंग बिल्कुल नहीं है और जो हैं भी तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है, इसमें सब पाए जाएंगे टोटल और पूर्ण रूप से विकसित भी रहेंगे, और इसमें टोटल पाए भी नहीं जाएंगे और जो पाए भी जाएंगे, यही ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो पाए भी जाएंगे वो पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी सेल्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, पूर्व केंद्र की कोशिकाएँ होती हैं। तो एक रचना होती है कोशिका में जिसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी के सारे कार्यों को कंट्रोल करने के लिए केंद्रक पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। पूरी बॉडी में जो काम हो रहा है अंदर से, पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जो श्वसन हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा शरीर में तमाम ऊतकों का निर्माण, बनना, बिगड़ना, तमाम कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य हमारे शरीर में हो रहे हैं। तो इन सब पर नियंत्रण हमारा ब्रेन रखता है। आप सुने होंगे किसी का ब्रेन फेल हो जाता है या सर फट जाता है, मर जाता है आदमी, या आप लोग सुने होंगे कोमा में व्यक्ति चला गया। तो मतलब उसके शरीर में सारे कार्य हो रहे हैं लेकिन कोई वो आदमी जान नहीं पा रहा है कि जो है कार्य हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई आदमी कोमा में चला गया, उसको पिन से धंसाया जाए, पेन से धंसाया जाए तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उससे बोला जाए, उसके सामने खड़ा होकर डांस किया जाए, कुछ भी कहा जाए तो उसे समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेन उस समय फेल हो चुका है, उस समय कार्य नहीं कर, निष्क्रिय हो गया है, कोमा में चला गया है, ठीक है। तो उसी तरह केंद्रक होता है जो सारे कार्यों को जो है कंट्रोल करता है सेल में रहकर, ठीक है ना। जैसे बॉडी में ब्रेन सारे कार्य को कंट्रोल करता है, उसी तरह एक सेल में, एक कोशिका में, ठीक है, जो केंद्रक होती है वो सारे कार्य को कंट्रोल करती है। तो वही केंद्रक इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाया जाता, उसकी जगह न्यूक्लियोइड जैसी रचना यानी केंद्रकाभ जैसी रचना पाई जाती है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। वो पूर्ण विकसित होता ही नहीं। और इसके साथ साथ तमाम कोशिका के अंग होते हैं, जो अभी मैं आपको कोशिका का एक पूर्ण विकसित कोशिका का यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल का भी मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा। तो उसमें आप जो है तब जाकर आप प्रोकैरियोटिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए मैं एक यूकैरियोटिक सेल का अध्ययन करके आपको बताता हूँ, तब जो है प्रोकैरियोटिक आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। तो रेडी होते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल का मैं पहले आपको यानी पूर्ण विकसित कोशिका का चित्र दिखा दूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यह एक वहाँ पर मैंने लिखा है
स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल यूकैरियोटिक मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। पीछे अभी जो हम इसके पहले अभी जो सेल दिखा रहे थे वो प्रोकैरियोटिक था। ये देखिए उसमें और इसमें कितना अंतर है ना। तो यह एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु में पाई जाने वाली यानी एनिमल में पाई जाने वाली यानी कि एनिमल सेल, और एक होती है प्लांट सेल यानी वनस्पति में पाई जाने वाली। दोनों में से कोई भी आपको यूकैरियोटिक समझाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर प्लांट सेल लेकर आया हूँ, ठीक है, प्लांट सेल समझा रहा हूँ। और फिर जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या हो जाता है ये भी बताऊँगा। लेकिन दोनों क्या हैं? यूकैरियोटिक। दोनों में से कोई का भी हम अध्ययन कर ले, जैसे यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरी अंदर देखिए स्ट्रक्चर, और गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर एक लेयर दिखाई दे रहा है, ये देखिए सबसे बाहरी लेयर को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो है, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख दूं, उसके अंदर ये मध्य पटलिका है, ठीक है। और यह है मध्य पटलिका जो है, अभी बताता हूँ उसका क्या कार्य है। उसके अंदर एक बार चलिए पहले सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, यानी 3 लेयर हम देख रहे हैं, 1 2 3। तो सबसे बाहर और उसके भीतर वाले के पहले हम जाने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये देखिए कोशिका झिल्ली है, ये ध्यान से देखिए गोल सा होता हुआ जा रही है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इन दोनों को जोड़ने के लिए यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को जोड़ने के लिए एक और लेयर पाया जाता है, इसे मध्य पटलिका कहते हैं, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हैं कि एक केंद्रक यहाँ पर देखिए, जो मैं बता रहा था जैसे मनुष्य का ब्रेन होता है जो काम करता है, इसमें एक बहुत ही स्पष्ट केंद्रक आप देख रहे हैं। अभी जब मैं प्रोकैरियोटिक आपको बताऊंगा तो उसमें इतना स्पष्ट नहीं है, इतना क्या, इसका दशांश भी नहीं है, इसका 10वां हिस्सा भी वो स्पष्ट नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता ही नहीं, और जो है क्या नाम है, एक तरह से यूँ समझ केंद्रक पाया ही नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ये केंद्रक झिल्ली क्या है तो देख सकते हैं आप, ये केंद्रक है टोटल अगर, तो इसमें ये देखिए चारों तरफ से इसके आवरण है, देख रहे हैं ना। तो यही केंद्रक झिल्ली है जो उसमें नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक में। यही केंद्रक झिल्ली जब नहीं पाई जाती है तो उसका जो अंदर का द्रव्य होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक के अंदर का जो द्रव्य है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिका का द्रव्य होता है, देखिए ये सब टोटल कोशिका का द्रव्य यानी इसे हम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं, टोटल साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और केंद्रक के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म का जो अलगाव होता है यही केंद्रक झिल्ली करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है, जो केंद्रक के चारों तरफ आवरण पाया जा रहा है। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि झिल्ली चारों तरफ इसको घेर लिया। अब इसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और बाहर जो ये सब है, जो ये सब दिख रहे हैं आपको, यानी कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, इन दोनों में अंतर कर दिया। मतलब इन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। दोनों द्रव्य क्या हो गए? अलग हो गए। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यह है केंद्रक झिल्ली के कारण होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यानी केंद्रक झिल्ली में प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनका संबंध बन जाता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त अंतर है, ठीक है। आप अंतर जब हम आपको खुद टॉपिक दे देंगे, दोनों को मैं समझा देता हूँ और फिर आपको मैं बता दूंगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप स्वयं अंतर लिख डालेंगे, मेरा दावा है। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला अंतर तो आप ये लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक और विकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया ही नहीं जाता, ठीक है। उसकी जगह केंद्रकाभ नामक रचना पाई जाती है, एक अंतर। दूसरा, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होने की वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये सब जितना दिख रहे हैं, सब पदार्थ जितना इसमें दिख रहा है, सब क्या है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल नहीं पाते। किसमें? यूकैरियोटिक में। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के चारों तरफ, और उसमें जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली का सवाल ही नहीं। केंद्रक तभी अस्तित्व में आता है जब केंद्रक झिल्ली होती है। तो उसमें केंद्रक की तरह रचना होती है,
लेकिन केंद्रक नहीं होती है, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। क्योंकि केंद्रक झिल्ली रहता तभी केंद्रक अस्तित्व में आता, यानी केंद्रक तब पता चलता। तो जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली ही नहीं है तो केंद्रक का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उसमें हम कह सकते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। इसमें कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग होते हैं और उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर हैं, जैसे इसमें डीएनए जो पाया जाता है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपको ही लिखना है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। जो भी डीएनए होता है, जैसे इसमें डीएनए होता है, ठीक है, उसके साथ एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कई प्रकार की होती है, तो एक प्रकार है हिस्टोन प्रोटीन। तो वो हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। बट प्रोकैरियोटिक में उसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर आप इसमें देख रहे होंगे, राइबोसोम। मैंने यहाँ सबसे नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए मैंने राइबोसोम लिखा है। ठीक है, सबसे नीचे देखिए राइबोसोम लिखा है। तो ये राइबोसोम जो होता है इसमें भी होता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है कि राइबोसोम दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है, 80S प्रकार का और 70S प्रकार का। ठीक है, तो 80S प्रकार का राइबोसोम विकसित वाले में पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, और 70S वाला राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। और जब मैं पीछे अभी फिर से जाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल को जब समझाऊंगा तो वहाँ पर आप स्पष्ट देखो 70S मैंने लिखा है। ठीक है, तो राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है, बट इसमें 80 प्रकार का, उसमें 70S प्रकार का। ठीक है, 70S, S बनाते हैं S, ठीक है, S प्रकार का। तो इसमें 70S प्रकार, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। सारे कोशिकांग उसमें नहीं होते, जितने इसमें कोशिकांग आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अभी मैं इसको एक सीरियल से बताऊं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक केंद्रक है, स्पष्ट केंद्रक है, और उस केंद्रक में भी कुछ रचनाएं हैं जो जब स्पेशली केंद्रक पढ़ाया जाएगा तब आपको उस समय बताया जाएगा। ठीक है, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है उसे केंद्रक कला कहते हैं, जो जिससे एक आप देख रहे हैं नली की तरह नलिका का रचनाएं लगी हुई हैं। ठीक है, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, जितना हम इसमें आपको बताएंगे एक एक पार्ट, उसका हम डिटेल बताएंगे, फिर एक एक टॉपिक चलेगा। जैसे केंद्रक हेडिंग पड़ेगी, एक बार हेडिंग पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार लवक। ठीक है, सारा अलग अलग एक एक डिटेल में अध्ययन करना है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे लगा होता है। ठीक है, इस पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे कुछ दाने दाने जैसी रचनाएं दिख रही हैं, देख रहे हैं ना, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम इसमें चिपका हुआ भी पाया जाता है और फ्री भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्री है और कई जगह ऐसे ऐसे फ्री रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी ऐसे ऐसे फ्री है। ठीक है, तो राइबोसोम भी पाया जाता है इसमें। तो ये देखिए राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सूत्रवत रचना कुछ दिख रही है, सूत्रवत रचना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर नलिका जैसी छोटी छोटी रचनाएं दिख रही हैं, नौकाकार सी नलिकाकार रचनाएं दिख रही हैं, इसे हम गाल्जिका या गाल्जी बॉडी कहते हैं। सबका अपना कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सबका कार्य है, इन सबके सहयोग से पूरी सेल जो है वर्क करती है। इसमें से एक एक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबका अपना कार्य होता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं लाइसोसोम नामक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्फेरोसोम, स्फेरोसोम हम लिख दें हिंदी में भी, स्फेरोसोम। ठीक है, स्फेरोसोम है। उसके बाद आप यहाँ देखिए लवक है। लवक सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जब डिफरेंस बताएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो अब आप वहाँ समझेंगे। ये लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये सेल वॉल देख रहे हैं ना, ये प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सेल वॉल, सबसे बाहरी लेयर। ठीक है, आए बात समझ में? ठीक, तो इस प्रकार से टोटल इसके अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, आप एक रचना बड़ी बड़ी सी देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे। तो ये जो बड़ी बड़ी रचनाएं दिख रही हैं, इन्हें हम रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल कहते हैं।
और इसके झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कला कहते हैं। ठीक, तो इतना भयंकर दिख रहा है। अब इसकी तुलना में जब आप अभी प्रोकैरियोटिक देखेंगे तो कुछ नहीं ज़्यादा विकसित नहीं दिख रहा है और उसकी तुलना में कुछ लग ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं फिर दिखाता हूँ उसको प्रोकैरियोटिक, अब उसका अध्ययन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक। अब देखिए कितना अंतर आ गया ना। अभी हम देखें यूकैरियोटिक पीछे जो अभी बताया, अब जो है इसमें पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखिए कोई उतनी कोशिकांग भरी हुई नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक जो मैंने अभी बताया उसको पहले दिखाकर अब समझा रहा हूँ, ये ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें भी सेल वॉल है। प्रोकैरियोटिक में लगभग सब में सेल वॉल होता है। यह एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल दीजिए, तो कह दीजिएगा समस्त जीवाणु। ठीक है, सारे जीवाणु प्रोकैरियोटिक में ही रखे गए हैं। अब इसमें सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है। वो जब जीवाणु चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है तो उससे पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ देखेंगे जीवाणु का डिटेल। फिलहाल यहाँ जानिए सेल वॉल इसमें भी है। ठीक है, लेकिन सारे जीवाणु में नहीं होता है। फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जो उसमें भी था। ठीक है, कोशिका झिल्ली उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, कोशिका झिल्ली तो रहना है क्योंकि कोशिका है ना। अब देखिए मैंने बताया न्यूक्लियोइड इसमें होता है, केंद्रक उसमें केंद्रक स्पष्ट था। इसमें देखिए आरएनए बिखरे बिखरे से हैं। ठीक है, आए बात समझ में। देखिए इसमें राइबोसोम भी है, राइबोसोम है लेकिन कौन वाला, 70S प्रकार का। ऑलवेज ये याद रखिएगा कि जो राइबोसोम होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए कुछ प्रोटीन के कण भी बिखरे हुए हैं। चूँकि यह एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को चलने के लिए कोई न कोई अंग पाए जाते हैं। तो इसमें एक अंग देख रहे हैं ऐसे ऐसे बना है, ये इनके गमन में सहायक होते हैं, इनके मोशन करने के लिए। इन्हें हम फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लैजेला, फ्लैजेला। हिंदी में एक वचन में फ्लैजेलम, सिंगुलर नंबर में फ्लैजेलम और प्लूरल में फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने लिख दिया है इससे संबंधित, तो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियस केंद्रक यानी केंद्रक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, अनुपस्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ लिखा है दूसरे नंबर पे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोटिक सेल में सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते, है ना। अभी आप पीछे वाला जो चित्र देखे हैं यूकैरियोटिक का, तो उसमें आप क्या देखें, तमाम कोशिकांग थे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में तमाम कोशिकांग नहीं है। और एक बहुत ज़बरदस्त और ख़ास बात कि DNA इसमें होता तो है, लेकिन उसके साथ एक प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है और यूकैरियोटिक में DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। मैंने लिखा है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको अंतर बताऊंगा आपके एक किताब से, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा एक एक स्टेप। देखिए लिखा है पहला पॉइंट कि कोशिका भित्ति पतली होती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 3 कॉलम आप देख सकते हैं, इधर संरचना है, मतलब प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सी संरचना होती है और यूकैरियोटिक में कौन कौन सी संरचना होती है या नहीं होती है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। यदि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति है तो पहली बात तो कोशिका भित्ति सारे प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, और जिनमें अगर होती भी है तो इसकी तुलना में इनमें क्या होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, ठीक। दूसरी बात केंद्रक की करें तो प्रारंभिक अविकसित केंद्रक, जिसे न्यूक्लियोइड कह रहे थे, केंद्रक आप कह रहे थे, प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में बनने वाला केंद्रक, जैसे वो शुरू हो रहा हो बनने के लेकिन विकास न किया हो, तो इसलिए लिखा है प्रारंभिक अविकसित केंद्रक। तो जो आप देख रहे हैं कि इसमें केंद्रक होता है वो क्या है, प्रारंभिक अविकसित केंद्रक है, यानी विकास नहीं किए रहते हैं, और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक, ठीक है ना। तीसरी बात केंद्रक कला की करें,
तो इसमें केंद्रक कला क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें केंद्रक कला पाया ही नहीं जाता, जबकि इसमें केंद्रक कला क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है। तीसरा है केंद्रक कला, समझ रहे हैं ना, केंद्रक के चारों तरफ का आवरण जो मैंने बताया था। ठीक है।